अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद अनदर पॉडकास्ट सेशन। व्यूअर्स, अक्सर आप हमारी वीडियोस देखते हैं। हम कुछ बड़ा एक यूनिक बिजनेस मॉडल पे बात करते हैं कि टेक बेस्ड रियल एस्टेट को जो है पाकिस्तान में एक बहुत एक मैसिव रेवोल्यूशन जो है उसके हवाले से बात करते हैं। तो आज इसके लिए स्पेशली हमने दावत दी है इजाज़ अहमद साहब को, जो कि हमारे साथ मौजूद है। तो उनसे हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है रियल एस्टेट में कैसे रोल प्ले कर रही है, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है टेक्नोलॉजी उसका कैसे वो अपना पार्ट प्ले कर रही है। तो इजाज़ अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जो है बीइंग द पार्ट ऑफ अस। एंड काइंडली आप खुद एक जरा इंट्रोड्यूस करवा दें अपने आप को कि आपका पास कहाँ से, मतलब कहाँ से आप कैसे आपने स्टार्ट किया और करंटली आप जो है किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, अभी कहाँ पे आप जो अपने आप को देख रहे हैं। सो माय नेम इज़ इजाज़ अहमद और बैक इन 2014 मैंने अपना मास्टर्स बिजनेस स्टडी में किया। उसके बाद मैंने कुछ सेल्स की जॉब्स की और फिर मैंने कुछ बिजनेसेस भी अपने किए। रिटेल बिजनेस था, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस था और पिछले 2 सालों से मैं डाउ प्रॉपर्टी के साथ एज अ वेल्थ कंसल्टेंट हूँ। जी जी। तो व्यूअर्स, इस पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हैं। इसमें हम बेसिकली टेक बेस्ड जो है रियल एस्टेट है उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले ओवरऑल हम रियल एस्टेट की बात करें तो मेक श्योर करें कि इस सेशन को आप एंड तक देखें, क्योंकि मैं मेक श्योर करता हूँ कि इस सेशन के बाद जो इसमें बातें होंगी, जो नॉलेज शेयरिंग होगा, ओवरऑल आपका एक जो माइंडसेट है रियल एस्टेट के हवाले से वो आपका चेंज हो जाएगा और काफी सारी चीजों का आपको सीखने का भी मौका मिलेगा, उस पर बात करने का भी मौका मिलेगा। तो जैसा आप सबसे पहले बात मैं करता हूँ कि अक्सर हमें ऑफिस में बैठे कॉल आती है किसी बंदे की, रैंडम बंदे की, जी मुझे प्लॉट चाहिए, रियल एस्टेट चाहिए, घर चाहिए या प्लॉट चाहिए। इसके अलावा ना लोग बात करते हैं ना इसके अलावा भी निकलते हैं। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है, इसके अलावा भी कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है रियल एस्टेट में। सो जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी जगह पे पैसे, जैसे बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एसेट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। बिजनेस में जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका टाइम, मनी और एफर्ट तीनों चीज़ें लग रही होती हैं और उनके रिस्क और रिटर्न डिफरेंट होते हैं। जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो रियल एस्टेट एक एसेट है और एसेट टाइम के साथ साथ वो खुद अप्रिशिएट होता है, वो आपको। और लोग जो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ ये होता है कि हम फ्यूचर के अंदर उससे कुछ इनकम जनरेट करेंगे, ठीक है। रियल एस्टेट के अलावा गोल्ड एंड सिल्वर, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आपके पास स्टॉक्स की ऑप्शंस हैं, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो है, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। हर एसेट के अपने रिस्क हैं और उसी तरह उसके रिटर्न्स हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड आपका लेस उसमें रिस्क कम होता है, इसी तरह उसका रिटर्न भी कम होता है। स्टॉक्स की बात करें तो वो लेस वॉलेटाइल है, लेकिन उसके फ्यूचर के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर हम देखें तो वो भी आपको डिविडेंड रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहा होता है, प्लस वो टाइम के साथ साथ अप्रिशिएट भी होता है। इसी तरह जो डिजिटल करेंसी है वो भी आपकी वॉलेटाइल है बहुत ज़्यादा। अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ्लक्चुएशन आती है। अगर आप उसकी पास्ट हिस्ट्री देखें तो वो ग्राफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, वो जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा नीचे भी जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाता है। तो लॉन्गर रन के अंदर वो भी आपको ऑलमोस्ट गेन ही दे रहा होता है। तो इसमें एक चीज़ मैं जो है मेरे जहन में आ रही थी कि हम लोग जो है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो है मॉडल पे ही क्यों लोग ज़्यादा एक तो बिलीव करते हैं, उस पर काम क्यों करते हैं। लोगों की ये कोशिश क्यों होती है कि हमें प्लॉट या फाइल ही मिले, इस पे ही हम रहें और यहीं तक रहें, इसके अलावा कोई और चीज़ें या इसके अलावा कोई और चीज़ें हैं या उस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि हमारा जो है मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन उसका ये क्यों इंटरेस्ट है कि जी प्लॉट ही हमें दिया जाए, ना तो हमने ये डेवलपमेंटल रियल एस्टेट में आना है, ना किसी और, हम वो सुनना भी नहीं जा रहे उसके बारे में। सो प्लॉट की जब हम बात करते हैं तो एक तो प्लॉट के साथ टेंजिबल एसेट है। इसको अगर हम कंपेयर करें डिजिटल करेंसी के साथ या फिर स्टॉक के साथ तो लोग नॉर्मली अमूमन डरते हैं, वो इतना रिस्क लेते भी नहीं हैं। और एक मार्केट के अंदर एक इस तरीके से वही इमेज बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा नुकसान इसके अंदर लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा रिस्कियर है। इसीलिए भी इनटेंजिबल एसेट और प्लॉट टेंजिबल एसेट है, तो इस वजह से लोग प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और फिर एक एफिलिएशन भी, हमारी एक इमोशनल एफिलिएशन भी है। जैसे हम अपने ज़मीन को एज अ माँ का दर्जा देते हैं, आज भी हमारे गांव के अंदर लोग जो है वो ज़मीनों को, जायदादों को नहीं बेचते हैं, जो बेचते हैं लोग उनको बुरा समझते हैं। तो इस वजह से भी लोग प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रही थी कि आजकल जो करंट सिनेरियो चल रहा है, मुल्क के हालात, इकोनॉमिक्स, हर चीज़ आपके सामने, आपको कुछ चीज़ों का ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से पता होगा, आपका एक वो बैकग्राउंड है। तो इसमें जो है ओवरऑल लोग जो है पेट्रोल प्राइसेस कहाँ जा रही है, इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है, 2 वक्त की 3 वक्त की जो है वो एक रोटी है, वो जो है लोगों के लिए मुश्किल हुई है। तो रियल स्टेट को आज के सिनेरियो में आप कहाँ देख रहे हैं?
देखें, एक तो इकोनॉमिक साइकिल को समझना पड़ेगा कि ये इकोनॉमी का हिस्सा है। इकोनॉमिक साइकिल, इनके ग्राफ ना ऊपर भी जाते हैं, बूम भी आता है, इसके अंदर रिसेशन भी आता है। तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे करंट जो रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक जो है ना वो इंक्रीज कर चुकी है। आपने जैसे पेट्रोल की प्राइसेस की हैं, बाकी कंज्यूमर गुड्स जितने हमारे FMCGs हैं वो सारी जो है ना वो उसकी प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो लोगों को 6 महीने तक एटलीस्ट 6 महीने की सेविंग रखनी चाहिए। बाकी इसके अलावा जितने भी उनके पास फंड्स हैं उनको इन्वेस्ट कर देने चाहिए। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो डी वैल्यू होने से बच जाएंगे, और अगर वो इन्वेस्ट नहीं करते तो दिन ब दिन वो जो है ना उनके पैसे डी वैल्यू होते जाएंगे। तो इसमें एक मजीद एक और चीज़ हमारी ये थी कि आजकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें एक कोई क्लियर कोई तरीकाकार नहीं है। एक वैल्यूएशन एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर आ रहा है कि कुछ प्लॉट्स हैं, घर हैं, जो भी लोग मार्केट में जो ट्रेंड है जो चलता आ रहा है कि कोई बंदा पूछता है कि जी ये जो जैसे हम इस टाइम बेरेटन फेज 8 के सेक्टर ये में बैठे हैं, हमारे पास सेक्टर है, हमें काफ़ी अच्छा एक सेक्टर है। तो उधर जो ट्रेंड है, अगर कोई घर बिक रहा है 2 करोड़ में, तो कोई बंदा पूछे कि यार घर 2 करोड़ में क्यों बिका है, इसकी क्या वजह है, क्यों इसकी वर्थ ये है। तो हमारा जो मोस्टली यही ट्रेंड चलता है कि इसके जो साथ वाला गली वाला घर था या प्लॉट था जो उसके साथ वाला, उसकी ये वैल्यू थी, वो 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, हफ्ते पहले इस रेट पे सोल्ड हुआ है। तो इतने देर में ये इसका वो एक जो है फर्जी बात, इसका रेट इतना बढ़ गया होगा, तो इसलिए इसकी करंट वर्थ वैल्यू ये है। तो वैल्यूएशन मेथड्स कौन से हैं जिसके थ्रू हम जो है प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट जो है ज्यादा उसकी जो है ऑथेंटिक और एक क्लियर जो है इसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं? सो प्राइस और वैल्यू दो डिफरेंट चीज़ें हैं। प्राइस वो है जो आप पे कर रहे हैं, तो वैल्यू वो है जो आपको बदले में मिल रही है। जैसे आपने घर के जिक्र की बात की कि 2 करोड़ का घर मार्केट के अंदर वो लोग डिमांड कर रहे हैं, या वो प्राइस डिमांड कर रहे हैं कि 2 करोड़ का 5 मरले का घर है। एक तरीका आपने बता दिया कि हम कंपैरिजन करते हैं कि वहाँ पे देखते हैं उस विसिनिटी के अंदर सेम 5 मरले का घर कितने का मिल रहा है। आपने 5, 10 घर, 15 घर उस गली के अंदर या स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर देख लिए, तो आपको एक आइडिया होगा कि वहाँ से एक आपके पास एक वैल्यू निकल आती है कि कंपैरिजन मेथड से मेरे पास ये वैल्यू निकल रही है। इसके अलावा 3-4 मेथड्स और हैं जिसके ज़रिए से आप रियल एस्टेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। रेवेन्यू बेस है, आप रेवेन्यू के ज़रिए से प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं सालाना, वो 2.5 से 3% होता है। अगर हम इसको 3% पे ले लें तो एक प्रॉपर्टी, एक घर अगर 2 करोड़ का जैसे है और उसका रेंट अगर लेट से 50,000 रुपये आ रहा है, तो इनको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो 6 लाख रुपये बन गए। 6 लाख को 3% पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। ये रेवेन्यू बेस्ड मेथड है। फिर तीसरा है आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। अगर आप कहते हैं कि ये जो 5 मरले का घर है, अगर मैं आज 5 मरले के घर में खुद बनाऊं तो मुझे कितने का पड़ेगा, उसमें आपकी प्लॉट की प्राइस कॉस्ट आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आ जाएगी, आपके ओवरहेड आ जाएंगे, तीनों को जमा करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू वहां से आ जाएगी। चौथा मेथड होता है आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ मेथड। लेट से ये घर आपको प्राइस किस तरीके से पता लगी कि 10 साल पहले इसकी वैल्यू या इसकी प्राइस इतनी थी, तो आप अगले 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट ग्रोथ मेथड से कंपाउंडिंग के जरिए से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कंपाउंडिंग का फार्मूला है और उसके जरिए से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पांचवा रेजिडुअल वैल्यू होता है जिसको हम एक इन्वेस्टर रेट भी कहते हैं या फिर बैंकर रेट भी कहते हैं। 70% या 75% के ऊपर जो है ना आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू होती है उसकी 75 या 70% के ऊपर आपकी वो वैल्यू लग रही होती है। तो आपके पास ये पांचों मेथड से 5 आंसर आ जाएंगे। इनका एक वेटेड एवरेज आप निकाल लेंगे और वो आपको एक फेयर वैल्यू जो है ना मार्केट के अंदर दे सकते हैं। तो रियल एस्टेट को आप इस तरीके से वैल्यू कर सकते हैं। सही होगा जी। तो इसमें ये कि रियल एस्टेट पे तो बात कर रहे हैं, घरों प्लॉटों के हिसाब से हवाले से हम बात कर रहे हैं। इसमें एक और बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये तो कह रहे हैं कि रियल एस्टेट है, बाय करना है, उसको सेल करना है, उसकी वैल्यूएशन ऐसे होनी है। एक बड़ी एक बेसिक चीज़ है कि आजकल जो सिनेरियो है, आपको पता है कि काफ़ी जो है लोग आजकल डरे हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने से, खासकर कि जी ये टाइम नहीं है। असल में हमारा तो जो है एक पर्सपेक्टिव यही है कि ये बेसिकली टाइम है बाइंग का, परचेजिंग का, क्योंकि हर चीज़ अपनी जो है अपनी बेस प्राइस से भी तकरीबन नीचे आई हुई है। तो इसमें अगर मैं रिस्क की बात करूं, जो रिस्क जो है मेरी इंटेलेक्चुअल के मुताबिक जो है रिस्क है कि अगर मैं बात करूं तो रियल एस्टेट में मुझे रिस्क वो लगता है कि एक जगह मैंने पैसे लगाए, मुझे डर हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, मैं इसको रिस्क कहता हूँ। रिस्क आपके ख्याल में रियल एस्टेट में रिस्क क्या है, और इसके साथ डेवलपमेंटल रियल एस्टेट में क्या रिस्क है, और डेवलपमेंटल रियल एस्टेट और दूसरी जो रियल एस्टेट मैच्योर प्रॉपर्टीज है उसमें क्या फर्क है, क्या रिस्क और रिटर्न में उसका क्या दोनों का डिफरेंस, उनका एक कंपैरिजन आप क्या समझते हैं? अच्छा, आपने 4-5 सवाल ने इकट्ठे कर लिए।
लेकिन पहले risk की बात हो जाए। पहला सवाल रिस्क से पहले आपने ये पूछा था कि जो मौजूदा हालात है, मौजूदा सिनेरियो के अंदर, सो रिसेशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, रिसेशन के अंदर चीजें अपने ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर आ जाती है कि जो बूम के टाइम पे एक आर्टिफिशियल उसके अंदर जो इंक्रीज आता है, रिसेशन के अंदर वो अपने एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर प्राइस एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। तो वॉरेन बुफे इसके अंदर कहता है कि व्हेन पीपल आर ग्रेडी बी फेयरफुल, और व्हेन पीपल आर फेयरफुल बी ग्रेडी, यानी जब लोग डरे हुए हों, जैसे आज के मार्केट के हालात के अंदर जो लोग डरे हुए हैं, आप ग्रेडी आप मजीद परचेज करना शुरू कर, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। और जब लोग ग्रेडी हो कि आप लोग परचेज करी जा रहे हैं, प्राइस बढ़ी जा रही है, ठीक है, तो आप उस टाइम फेयरफुल हो जाएं कि एक टाइम आने वाला, एक पीक आएगी और इस पीक के बाद मजीद ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ आएगा। तो पहले आपने ये बात की। दूसरा आपने उसके बाद आपने रिस्क का पूछा कि रियल एस्टेट के अंदर किस किस किस्म के रिस्क होते हैं, डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के अंदर किस किस्म के रिस्क होते हैं। सो जब हम मेच्योर रियल एस्टेट की बात करते हैं, उसके अंदर 3 किस्म के रिस्क होते हैं। आपका एक मेंटेनेंस का रिस्क हो सकता है, खुदा न खास्ता बिल्डिंग आपके सेम शुरू होगी, दरवाजा टूट गया, लाइट टूट गई, मेंटेनेंस का रिस्क है, ठीक है। मार्केट फ्लक्चुएशंस, ये एक आपका रिस्क होता है। तीसरा इकोनॉमिक डाउनफॉल आ गया। तो ये आपका जो है वो डेवलप प्रॉपर्टी है या मैच्योर प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ये 3 रिस्क होते हैं। सॉरी मैं आपको कट ऑफ कर रहा हूँ, मैं पहले व्यूअर्स को अपने जरा एक बता दूं कि मैच्योर प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स है, किस किस शक्ल में मैच्योर प्रॉपर्टीज हो सकती है, ताकि उनको एक क्लियर इमेज उनको पता चले कि मैच्योर प्रॉपर्टी असल में है क्या। सो मैच्योर प्रॉपर्टी कोई भी, जब आप जमीन के ऊपर कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं और उस बिल्डिंग का एक यूज केस होता है, अगर वो आप घर बनाते हैं तो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी, अगर आप उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी। और वहाँ पर अगर कोई हॉस्पिटल बना हुआ है या फिर कोई पार्क बना हुआ है तो एक स्पेशल पर्पस होगी। वहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज बनी हुई है तो उसको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज कहते हैं, इंडस्ट्रियल आप एसेट्स कह सकते हैं। इस तरह आप जो है ना कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर वो मिक्स यूज केस है, हाई राइज प्रोजेक्ट है जिसके अंदर नीचे कमर्शियल है ऊपर रेजिडेंशियल है, तो आप उसको मिक्स यूज कह सकते हैं। तो ये मैच्योर जो भी डेवलप प्रॉपर्टीज हैं उनको आप मैच्योर प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। और ये मैच्योर प्रॉपर्टीज और जो बेसिक हमारा क्वेश्चन था, मैच्योर प्रॉपर्टीज और जो डेवलपमेंटल रियल एस्टेट है उसके रिस्क और रिटर्न्स में क्या उसका एक कंपैरिजन अगर आप जो कर दें। ठीक है। सो जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो मैच्योर एसेट्स के ऊपर रिटर्न कितना होता है, एक प्रॉपर्टी बन गई है, अब उसके ऊपर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इसके ऊपर कैपिटल गेन कितना होगा। जितने भी लोग बिलियनर्स, अगर रॉबर्ट कियोसाकी की हम बात करें तो वो प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से ही जो है ना वो उनकी सारी वेल्थ अकोमुलेट हुई है। तो कंपाउंडिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए। नॉर्मली जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं वही आपके रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं आपके कैपिटल गेन के अंदर या आपकी ग्रोथ के अंदर। जो पाकिस्तान की अगर हम प्रीवियस बात करें, जो कि अभी की खैर करंट की नहीं, फ्यूचर जो लास्ट, अगर हम प्रीवियस चले जाएं पिछले 20-30 सालों के अंदर, तो पाकिस्तान की जो एवरेज इन्फ्लेशन थी वो 7 से 8% थी, और जो जीडीपी था पाकिस्तान का 3.5 से 4.5% था। तो एवरेज इनका निकल के 12-12.5% बनता है। तो आपके हर मैच्योर एसेट के अंदर 12 से 12-12.5% का इंक्रीज आ रहा होता है। अब वो जितने साल आप उसको होल्ड करते जाएंगे उतने साल उसके ऊपर कंपाउंडिंग का फार्मूला लगता जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो एक तो ये पूछा आपने, दूसरा उसके बाद आपने दूसरा कि डेवलपमेंटल रियल एस्टेट है। हाँ, सो डेवलपमेंटल रियल एस्टेट का रिस्क का, डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के अंदर रिस्क ज्यादा होता है बनिस्बत मैच्योर एसेट्स के। मैच्योर एसेट तो आपने परचेज कर लिया तो एटलीस्ट आपके सामने, आपके पास प्रॉपर्टी तो आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको रेंट पे दे सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल के अंदर आप बहुत सारे रिस्क ले रहे थे। सबसे पहला रिस्क आपका एंटाइटलमेंट का रिस्क होता है कि वो प्लॉट जो है लिटिगेशन का कब्जे का प्लॉट तो नहीं है, इनको एनओसीज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लीगल डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है कि नहीं है। फिर दूसरा रिस्क आपका जो फाइनेंसिंग का रिस्क होता है कि क्या ये डेवलपर उसको बेच पाएगा कि नहीं बेच पाएगा, इनकी सेल्स टीम कैसी है, इनके सेल फोर्स उसको बेच पाएगी कि नहीं बेच पाएगी। और इसी तरह फिर आपके जो इवेंट रिस्क होते हैं, इवेंट रिस्क के अंदर आपका इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, और इस तरह अनफॉरसीन कोई अल्लाह की तरफ से मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर, एग्जैक्टली, ठीक है, डिजास्टर हो गया। और इसी तरह फिर आपके जो कॉस्टिंग बढ़ सकती है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर आपके एक सप्लाई का रिस्क है, आप जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी उस मार्केट के अंदर सप्लाई कितनी है, कोई आपने ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर या ऐसी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दी जिसके अंदर मार्केट के अंदर ऑलरेडी सप्लाई बहुत थी। जब वो डिलीवर हो जाएगा तो डिलीवर के बाद उसका जो यूज केस है वो तो उसके अंदर मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट के जैसे एग्जैक्टली, आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देख लें, कमर्शियल बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं,
तो हमारे पाकिस्तान तो मुल्क दुबई जैसा तो है नहीं कि जैसी कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर दो वो आबाद हो जाएगी। तो आबाद करने के लिए आपके पास कितने ब्रांड है, गिने चुने 200 ब्रांड होंगे, इससे ज़्यादा ब्रांड तो नहीं है। तो ब्रांड कितने बिल्डिंग्स के अंदर कितने ब्रांड्स आएंगे, ठीक है। तो सप्लाई का रिस्क है, ठीक है। सो ये सारे रिस्क आप ले रहे होते हैं। सो जिसके पास आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो कंपनी उस रिस्क को मिटिगेट कैसे कर रही है। लेकिन रिस्क को अगर हम आसान लफ्जों में ना इसको समझें, रिस्क बेसिकली हम जिंदगी के अंदर ना, रिस्क लेना गलत बात नहीं है, लेकिन रिस्क सर्टन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं रिस्क क्या ले रहा हूँ। आप घर से निकल रहे हैं और बाहर आपने देखा बादल आए हुए हैं। अब बादल एक रिस्क आपको बता रहा है कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मैं बारिश के अंदर गीला हो जाऊंगा। उस रिस्क को आप मिटिगेट किस तरह करते हैं? आप घर से छाता निकल वापस जाते हैं, छतरी लेते हैं और बाहर निकलते हैं ताकि उस बारिश से हम बच जाएं। सो रिस्क आप वहां पर भी ले रहे होते हैं। आप घर से निकल रहे हैं मोटर बाइक के ऊपर, सो उसके अंदर भी रिस्क है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपका खुदा न खास्ता हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, बाजू फ्रैक्चर हो सकता है, पाँव फ्रैक्चर हो सकता है, इवन वर्स सिनेरियो में आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। लोग जहाज के अंदर सफर करते हैं, वहां पर भी रिस्क होता है। सो रिस्क हर जगह पे है, लेकिन आपने देखना है कि उस रिस्क को आप मिटिगेट कैसे कर रहे हैं। इसको आप दूसरे एंगल से अगर आप देखें कि रिस्क को अपने जानना पहचानना किस तरह है, जैसे मैंने मैनेजमेंट, हाँ, वो आपने किस तरीके से करनी है। आपके सामने से लेट से शेर आ रहा है और आपको नहीं पता कि ये क्या है, तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। वो रिस्क है ना। अब रिस्क आपको नहीं पता कि ये मैं किस किस्म का रिस्क ले, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि जी आप ये बकरी आ रही है, तो भी आप गलत, अनसर्टन है, आपको नहीं पता कि, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। जब आप उसको पहचान लेंगे तो फिर आप उसको मिटिगेशन किस तरीके से मिटिगेट करेंगे, मिटिगेशन की स्ट्रेटजी, एग्जैक्टली, फिर मिटिगेशन की स्ट्रेटजी। सो रियल एस्टेट के अंदर भी आप बहुत सारे डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के अंदर भी बहुत सारे रिस्क आप ले रहे होते हैं जो कि लोगों को नॉर्मली पता नहीं होते, ठीक है। आप यही रिस्क के हवाले से आप अपने डेवलपर से सवाल पूछ सकते हैं कि आप लोग इन रिस्क को कैसे मिटिगेट कर रहे हैं। अगर आपको उनकी मिटिगेशन स्ट्रेटजी के पता लग जाती है कि ये किस तरीके से मिटिगेट कर रहे हैं, तो आप जरूर से इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा एक मेरे माइंड में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अक्सर मैं प्रीवियसली जो पॉडकास्ट सेशंस हैं उसमें मैंने अपने जो गेस्ट से पूछा, बैरियरटोन फेज 8 में ओवरऑल देखें तो आजकल अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो एक पंजाबी में बात करूँगा कि इट पुटो आपको रियल स्टेट कंसल्टेंट यहाँ पे मिलता है। ओवरऑल अगर अकेले बैरिया की बात करें फेज 8 की, तो एक फिगर आता है कुछ जो है, कुछ सिनेरियोज में 14,000 का आता है, कुछ में 18,000 का, 14,000 या 18,000 डीलर्स रियल स्टेट कंसल्टेंट्स ऑफिस यहाँ पे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एक बंदा आता है, उसने अगर किसी ऑफिस में या किसी कंसल्टेंट से वो मिल रहा है, उसको उसके जो सिक्योरिटी के लिए, उसके जो है अपनी अवेयरनेस के लिए वो कैसे उनकी एवेल्युएशन कैसे कर सकता है कि मैं अगर आया कि फर्म से या जो है एजेंट से डील कर रहा हूँ, किन किन चीज़ों का वो उसी को खुद उस बंदे को पता होना चाहिए कि मैं इस बंदे से मिल रहा हूँ, तो उसको जज वो कैसे कर सकता है, कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे वो उस बंदे को जो है वो जज कर सकता है ताकि वो किसी गलत जगह पे ना फंसे। क्योंकि जितने डीलर्स हैं, 2 नंबरियां भी उसके हिसाब से वो ज़्यादा है, जो कि टॉप शॉप है, काफ़ी सारे और भी जो है बैड डीलर्स हैं। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि एक क्लाइंट को या एक सिंपल एक रैंडम पर्सन को पता होनी चाहिए किसी एजेंट के साथ डील करते वक्त? सो रियल एस्टेट एजेंट और वेल्थ कंसल्टेंट के अंदर फ़र्क ही यही है कि सबसे पहला सवाल नॉर्मली हमारे पास रियल एस्टेट एजेंट के पास जब भी कोई आता है तो आप उससे कोई भी चीज़ जब वो पूछता है कि मुझे प्लॉट चाहिए या घर चाहिए, तो उनसे पूछना चाहिए कि आपका वाई क्यों है, आपका वाई क्या है, आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप प्लॉट क्यों खरीदना चाह रहे हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर, वो अपना चूरन या अपनी इन्वेंट्री सामने करते हैं, उनको बेचने की कोशिश करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये इंडस्ट्री अनएजुकेटेड लोग ही ज़्यादातर इसको कंट्रोल कर रहे हैं और ये एक स्पेशलाइज सेक्टर है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा उठ के जो है ना वो रियल एस्टेट के अंदर आकर जो है ना उसको बेचना शुरू कर दें। सो एक स्पेशलाइज है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर वैल्यूएशन किस तरीके से होनी चाहिए, मार्केट के सेगमेंट पता होने चाहिए, आपको इकोनॉमीज़ का पता होना चाहिए कि इकोनॉमीज़ किस तरह मूव करती हैं, इकोनॉमिक साइकिल किस तरह होते हैं, किस स्टेज के ऊपर कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टर को मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसकी नीड आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक उसका सोल्यूशन देना, ना कि उसको अपनी चीज़ बेची जाए। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी इंडस्ट्री का। लेकिन आप इसके लिए जो ये बातें हैं ये सारी मद्देनज़र रखते हुए हम कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो आपको एक वेल कंसल्टेंसी दे सके, जो कि प्रॉपर आपको सॉल्यूशंस दे सके, ना कि आपको वो अपनी चीज़ या अपनी चीज़ आपको बेचें। कि जो आपका जो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पेशेंट उनको पहले अपने जो है ना वो सिम्टम्स बताते हैं कि मुझे ये मसला है, तो फिर उसके बाद वो उसको इलाज बताते हैं। जबकि हमारे केस में क्या होता है कि मरीज जो है वो इलाज बता रहा होता है अपने रियल एस्टेट या वेल्थ कंसल्टेंट को।
तो इसमें अनफॉर्चुनेट। एक बड़ा आपने अच्छी एग्जांपल है। इसमें एक बेसिक गैप ये भी है कि कुछ क्लाइंट्स, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अपनी जो है वो मर्ज नहीं बता रहे होते, उनको इलाज चाहिए होता है लेकिन वो ये नहीं बता रहे होते उनको मर्ज क्या है, बीमारी क्या है। तो उस वजह से एक गैप आता है, प्रॉपरली एक चीज़ कन्वे नहीं होती, रिक्वायरमेंट जो है क्लियरली वो उसको नहीं बताते हैं। तो रियल स्टेट के हवाले से काफ़ी डिस्कशंस ओवरऑल टॉपिक्स पे, चीज़ों पे होगी। तो जैसा कि इनिशियली मैंने बताया था आपको कि एक टेक बेस्ड जो है कंपनी है जो कि रियल स्टेट के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करिए, उसमें वो एक बड़ा एक मैसिव रेवोल्यूशन लेके आई है। और उसमें एक बड़ा एक ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर जो है हमारी मार्केट से मिसिंग था, तो उसको भी हमने जो है वो कैटर किया है। तो उसके हवाले से बात करेंगे कि सर ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि जो डॉ प्रॉपटेक है, कंपनी है, कैसे, क्या कंपनी है, टेक बेस्ड है, रियल स्टेट से कैसे लिंक्ड है और कैसे जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है? So DAO PropTech, DAO is basically derived from blockchain, decentralized autonomous organization. PropTech प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है। सो हम एक टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वेस्टर को और डेवलपर को एक पेज पर लेकर आते हैं। डेवलपर के क्या प्रॉब्लम्स थे और इन्वेस्टर के क्या प्रॉब्लम थे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। डेवलपर के प्रॉब्लम ये थे कि जब आप उनको टाइमली सेल्स नहीं कर पाएंगे, टाइमली उनकी फाइनेंसिंग नहीं होगी तो वो डेवलपर बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। और इन्वेस्टर के इशू ये थे कि जिस पर्पस के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो टाइमली उनको डिलीवर हो जाए। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, कैपिटल गेन भी हो सकता है, वो पैसिव इनकम जनरेट करना भी हो सकता है, वो आपका सेविंग भी हो सकता है, वो आपका ओनरशिप भी हो सकता है, वो उसको टाइमली मिल जाए। सो हम बेसिकली मार्केट के अंदर हमने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसे मसले आइडेंटिफाई किए जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। सबसे बड़ा जो इशू था वो ट्रांसपेरेंसी का था। इस इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत नहीं है, जिसकी वजह से लोग नॉर्मली स्कैम का शिकार हो जाते थे। लोग नॉर्मली उनके साथ धोखा, फ्रॉड हो सकता था और उनको नुकसान भी इस ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से होते थे। और दूसरा वैल्यूएशन का है कि लोगों को वैल्यूएशन का, जैसे हमने पहले बात की कि कोई भी रियल एस्टेट की जब आप प्रॉपर्टी की वैल्यू करते हैं तो डिफरेंट तरीकों से मेथड से आप उसको वैल्यू कर रहे होते हैं। लोगों को वैल्यूएशन का नहीं पता होता। 10,000 रुपए का मिसाल के तौर पर एक पर स्क्वायर फीट आपको कॉस्ट आ रही है और आप मार्केट में 50,000 रुपए का, 60-70,000 रुपए का बेच रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप तो 600 टाइम उसके ऊपर आप उसको करके बेच रहे हैं। तो जब आपको वैल्यूएशन का नहीं पता होंगे तो ऑटोमेटिकली आप हाई वैल्यू के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर जब आप परचेज करेंगे तो कल को आपको ऑटोमेटिकली या तो वो चीज आपकी लिक्विडेट नहीं होगी या जो रिटर्न आपको बताए जाते हैं वो आपको मिलेंगे नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न वो नहीं होगा। एग्जैक्टली। तीसरा अकाउंटेबिलिटी का है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आप अगर बाहर के ममालिक में, यूरोप में, दुबई में देखें तो वहां पर बाकायदा हर कंपनी ट्रैक हो रही होती है कि वहां पर कितनी इन्वेस्टमेंट लोगों की पार्क हो रही है और वो वाकई उस डेवलपमेंट में लग रही है कि नहीं लग रही। हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होती है। पाकिस्तान के अंदर डेवलपर के पास जितना भी पैसा आ रहा है उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, कोई लेजर आपके पास नहीं है। लेट से मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आप एक डेवलपर है, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि आपके पास ऑलरेडी कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, क्योंकि मैं उसी से गेज कर सकता हूँ आपकी कंस्ट्रक्शन को। जब आप मुझे वो लेजर दिखाएंगे तो उस लेजर से मैं गेज कर सकूंगा आपने उसकी कंस्ट्रक्शन की है कि नहीं की। क्वेश्चन तो मेरा ये होगा, ठीक है। सो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फिर टिकट साइज बड़ा है। छोटे इन्वेस्टर के इन बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं, वो आ ही नहीं सकते, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इवन हर इकोनॉमी के अंदर ना 3 किस्म के लोग होते हैं। 5% वो लोग होते हैं जिनके पास जनरेशनल वेल्थ होती है और वो जद्दी पुश्ती जो है ना, जिनको हम कहते हैं कि ये अमीर है, उनको कोई रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई टिकट साइज की जरूरत नहीं है, ठीक है। 15% वो लोग होते हैं जो कि एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, साल में वोकेशन पे चले गए, गाड़ी चेंज कर ली, अपना घर खरीद लिया। 15% ये लोग होते हैं, ये भी एस्टेट में आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 80% वो लोग होते हैं जो लोग पे चेक से दूसरे पे चेक का वेट कर रहे होते हैं, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह का वेट कर रहे होते हैं। ये लोग भी रियल एस्टेट परचेज करना चाहते हैं। एक लिमिटेड सप्लाई है ना जमीन की, ठीक है, और हर बंदा चाहता है कि मेरा अपना घर हो, मेरी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, मेरी इतनी वेल्थ रियल एस्टेट के अंदर हो कि कल को मुझे कमाने की जरूरत ना हो, मुझे उसके ऊपर पैसे इनकम आती रहे, ठीक है। तो टिकट साइज बड़ा है, तो छोटे इन्वेस्टर के लिए ये 80% लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर है भी। तो वो इवन प्लॉट आपको पता है कि किस तरीके से वो फाइलों का जो है ना वो होता है, कैसे वो ग्राफ ऊपर लेके जाते हैं फिर वो नीचे लेके आते हैं, किस उसमें ओवर सेलिंग होती है, माइनस में सारा वो ओवर सेलिंग होती है। तो फिर टिकट साइज जब बड़ा है तो टिकट साइज बड़े होने की वजह से फिर लिक्विडिटी मुश्किल रहती है। हमने मार्केट के अंदर देखा, अगर आप कनाल का घर जो 8 करोड़ का 9 करोड़ का बैरियर के अंदर आप उसको आसानी से नहीं बेच सकते, क्योंकि उसके बाहरी बहुत लिमिटेड होंगे, आप उसको आसानी से नहीं बेच सकते। ये तो बड़ा टिकट साइज, अगर हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की भी बात करें तो वो भी आप एक दिन के अंदर लिक्विडेट नहीं कर सकते।
आप करना भी चाहेंगे तो मार्केट आपको आपसे इन्वेस्टर रेट पे लेगी, वहां पर भी आपको 10-15 लाख रुपए का नुकसान होगा। फिर ओवर सेलिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम देखते हैं सोसाइटीज़ के अंदर उनके पास प्लॉट 1000 होंगे और मार्केट के अंदर वो इवन 10,000 फाइलें भी जो है ना वो ट्रेड हो रही होती हैं, ठीक है। तो ओवर सेलिंग का बहुत, फिर हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर भी इस तरह ओवर सेलिंग होती है। तो ये मेजर इश्यूज थे। हम टेक्नोलॉजी के जरिए से इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, हम बेसिकली हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ऊपर हम आपको ट्रांसपेरेंटली अपनी सेल्स भी सारी दिखा रहे होते हैं। हमने अपने प्रोजेक्ट को स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया होता है और हर स्टेज का एक माइलस्टोन होता है। अपने प्रोजेक्ट को हम डिवाइड कर देते हैं। इन लेट से 4 साल का प्रोजेक्ट है तो हमने 4 साल के अंदर क्या क्या काम करने वो हम पहले से डिफाइन कर देते हैं। इन्हें 3 महीने के हम गोल सेट कर लेते हैं। इस 3 महीने के अंदर लेट से पहले 3 महीने के अंदर मैंने जमीन खरीदनी, लैंड पे कोरिंग और मैंने एनओसीज वगैरह लेनी है। दूसरे 3 महीने के अंदर मैंने लेट से पायरिंग एक्सकेवेशन करनी है। तीसरे महीने के अंदर लेट से मैंने 2 बेसमेंट डालनी है। करते करते हमने अपने गोल्स सेट कर लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हमारी जितनी हमें फाइनेंसिंग की जरूरत होती है उतना ही हम बिल्डिंग का एरिया बेचते हैं। और जब वो फंड्स यूटिलाइज हो जाते हैं उस गोल के ऊपर, हम वो गोल जो है ना वो अचीव कर लेते हैं और वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम नेक्स्ट राउंड के अंदर जाते हैं। इस तरीके से हमारी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस भी आपको पोर्टल के ऊपर नजर आ रही होती है। उसके स्टैट्स भी आ रहे होते हैं, नंबर भी आ रहे होते हैं और आपके जो है ना वो सेल्स के नंबर भी आ रहे होते हैं। और इवन हमारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे एनओसीज हो गए, हमारे लैंड के डॉक्यूमेंट्स हो गए, इवन हमारी कॉस्टिंग भी आपको पोर्टल के ऊपर मिलती है कि प्रोजेक्ट को बनाने में हमें कितनी कॉस्ट आ रही है। लैंड की कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मैकेनिकल एमएनपी कॉस्ट, अगर वो फर्निश है तो फर्निशिंग की कॉस्ट, और उसके ओवरहेड्स, उसको बनाने में हमें कंपनी को कितने खर्चे पे करने पड़ रहे हैं, वो आपको चारे कॉस्ट है आपको ब्रेक डाउन उसके ऊपर नजर आ रहा होता है। सो फ्यूचर के अंदर जो आपको हम बताते हैं कि लेट से आपको इतना रिटर्न होगा, उसके बैक एंड पे हम आपको दिखा रहे होते हैं कि अगर ये चीज आप खुद आज बनाएंगे तो आपको भी इतने का पड़ेगा। तो वो एक प्राइसिंग का हमारा एक मैकेनिज्म है और वो रिस्क वर्सेस रिटर्न का जो ग्राफ है कि शुरू में रिस्क ज्यादा होता है तो हम अपनी कॉस्टिंग से भी उसको नीचे बेच रहे होते हैं, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट के अंदर वो कंस्ट्रक्शन फेज में जाता है तो वो रिस्क कम होना शुरू हो जाता है, वो रिटर्न का ग्राफ नीचे आता है। सो रिटर्न आपका जो पहले स्टेज के अंदर लैंड पे कोरिंग के स्टेज के ऊपर आपका रिटर्न ग्राफ आपको ये कहता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो उस स्टेज पे आपका रिटर्न एटलीस्ट 45%, 40 to 45% ईयरली आपको होना चाहिए। और जब आप कंस्ट्रक्शन के फेज में आते हैं तो कंस्ट्रक्शन फेज में आपका 25%, एटलीस्ट 25-30% होना चाहिए सालाना। और जब आप स्टेबलाइजेशन की तरफ जाते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे जाते हैं, तो उस टाइम पे फिर आपका लीजिंग आपका यानी उसको आबाद करने का वक्त आता है। उस टाइम तक आपका बिल्डिंग के अंदर रिस्क रहता है। ऐसा नहीं आपने बिल्डिंग डिलीवर कर दी, बना दी, यूनिट लोगों को दे दिए, अब उसको आबाद करने वाला ये सारी चीजें एक कोई भी रैंडम पर्सन अपने फोन पे ये सारी कार्रवाई, ये सारी चीजें एग्जैक्टली आप सिंपल हमारे पोर्टल पे जाकर उस पर साइन अप करके सारी चीजें देख सकते हैं। और फिर इस तरीके से आपको उस पोर्टल के ऊपर वहां पर जब आप बिल्डिंग को डिलीवर कर देते हैं तो फिर आपने उसको फिर आबाद भी करना होता है। उसके बाद जब वो कंप्लीट आबाद हो जाता है तो फिर वो आपको एक स्टेबल इनकम जनरेट करके दे रहा होता है, और वही जो 10 से 12% जो यील्ड होती है वो आपको सालाना उसके ऊपर आ रही होती है। सो बेसिकली मतलब एक जो मार्केट में कॉन्सेप्ट था रियल एस्टेट का, जो भी हाई राइज का लोग सुनते थे, एक हवा में बेचने वाला काम है, जो उस चीज को आपने भी ओवरकम किया है। और जितनी मतलब एक चीज आपका गोल है, एक स्क्वायर फीट, सारी चीजें डिफाइन होती है, और अगर रेट बढ़ रहा है, वो किसी रीजन पे बढ़ रहा है, वो एवरी रेट नहीं बढ़ रहा, उसकी आप एक माइलस्टोन अचीव करते हैं, कुछ काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसकी बेसिस पे आपके रेट्स भी इंक्रीज होते हैं। सर इसके अलावा कोई कंपनी के कुछ प्रीवियस डिलीवरेंस या कहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ, बाद में कंपनी कैसे बनी, और फिर चलते चलते सिलसिला अब तक यहाँ तक कैसे पहुंचा है, इसके बारे में बताइए। सो बेसिकली डाउ प्रॉपर्टी के स्टार्टअप है, और स्टार्टअप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। जो भी आप इनोवेशन लेके आते हैं, आप एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई इश्यूज होते हैं जिसको आप सॉल्व कर रहे होते हैं। उस पर तो हमने बात कर ली। बेसिकली हमारी हिस्ट्री जो है, डाउ प्रॉपर्टी से पहले हम कंस्ट्रक्शन के फील्ड में थे, और हम एज अ कंस्ट्रक्टर बिल्डिंग्स बनाते थे। आसान लफ्जों में जैसे जिसको हम ठेकेदार कहते हैं, आप एक ठेके के ऊपर आपको एक पर स्क्वायर फीट के ऊपर एक आपको एक बिल्डिंग का ठेका मिलता है कि आप ये हमें बना के दें, और हम आपको पर स्क्वायर फीट ये जो ना ये इस रेट के ऊपर करते हैं। सो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1990s में 80s में हमने एसक्री के अपार्टमेंट पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर के बहुत सारे हमने बनाए। फिर जहाज़ों के रनवेज, हैंगर्स हो गए, वो हमने अक्सर बनाया। E11 के अंदर जो है ना वो पीओ हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर वो हमने बनाया। क्रॉकरम ब्लेसिंग, क्रॉकरम इनक्लेव की बिल्डिंग इस्लामाबाद के अंदर हमने बनाई है। फिर इमार सोसाइटी टी चौक के पास, उसके अंदर काफ़ी सारे विलाज हमने बनाए। फिर आप इस आपकी बैरिया के अंदर
एक्रोन जो प्रोजेक्ट है जो AAA का था, वो हमने मिलके जॉइंट वेंचर उनके साथ किया था। रिवेरिया हो गया, सेंचुरी मॉल हो गया, फिर ये आर्केड 1 आर्केड 2 जो आपके फूड स्ट्रीट के अंदर AAA के लिए बिल्डिंग्स है वो हमने बनाई है। सो हम पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को हम जानते थे और 2019 के अंदर फिर हमने ये आइडिया सामने आया और हमने फिर डॉ प्रॉपर्टी उसके बाद लॉन्च की। और अभी करंटली जो है हमारे पोर्टल के ऊपर हमारे इस टाइम पे 6 प्रोजेक्ट्स हैं और 3 बहरिया के अंदर है, एक DHA 1 सेक्टर F के अंदर है और एक DHA बावलपुर के अंदर है, विलास का प्रोजेक्ट है, 333 विलास है और एक नथिया गली के अंदर हमने एक कंटेनर बेस्ड रिजॉर्ट बनाया है। सो ये एक हमारा डिलीवर हो चुका नथिया गली वाला। और एक्रोन के नाम से जो मैंने आपको बताया ये हमारा बेसिकली जॉइंट वेंचर था, तो उसमें भी हमारे पास 2 फ्लोर अभी हमारे पास है, उसमें भी वो भी हमारा ही है, मतलब तो ये 2 हमारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है और बाकी 4 जो है ना वो किसी न किसी स्टेज के अंदर है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट स्टेज में। मतलब एक पास, एक रिकॉर्ड, एक डिलीवरेंस, एग्जैक्टली ये भी है। इसके अलावा इस सेशन को मैं क्लोज करता हूँ एक लास्ट एक क्वेश्चन के साथ कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को रियल एस्टेट बाय करने से पहले, परचेज करने से पहले कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको कंसीडर करने चाहिए, कीप इन माइंड, उनको अपने जहन में रखने चाहिए? कौन से वो फैक्टर हैं जो आपको लगता है? सो सबसे पहले तो यह है कि जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो आपका वाई डिफाइन होना चाहिए कि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ। आप अपने वाई को डिफाइन करें। लोग नॉर्मली जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग कैपिटल गेन के लिए करते हैं कि हम आज इन्वेस्ट करते हैं, साल 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद उसको बेचेंगे और अच्छे नफे के ऊपर उसमें से एग्जिट ले लेंगे कैपिटल गेन के लिए। कुछ लोग पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और रिटायरमेंट के बाद मैं एक रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करूंगा और उसमें से मुझे कुछ पैसिव इनकम आती रहेगी। कुछ लोग सेविंग करना चाहते हैं, सेविंग के लिए भी लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग ऑनरशिप चाहते हैं कि मैं ऑनरशिप मिल जाए। ये पहला फैक्टर है जो कि आपका वाई आपको डिफाइन करता है। दूसरा, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आया वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, वो रेजिडेंशियल है, वो हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स हैं। और इसी तरह फिर आपका जो है वो वैल्यूएशन का आपको पता होना चाहिए कि उसकी प्राइस की, उसकी जो ना वो जो आप जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसकी आप वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, उसकी वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट्स करें। ऐसा नहीं है कि जो प्राइस आपसे वो मांगी जा रही है उसकी वैल्यूएशन निकाल लें। जो डिफरेंट हमने डिस्कशन की 5 मेथड्स हैं, उन 5 मेथड से आप उसकी वैल्यूएशन निकाल लें और उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। और इसी तरीके से आप ये फैक्टर एटलीस्ट आपको जो है ना वो होने चाहिए जो कि आप उसको जहन में रख सकते हैं। फिर लोकेशन भी इसी के अंदर आता है कि आप लोकेशन कहाँ पे ले रहे हैं। लोकेशन नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग लोकेशन पे ही फोकस करते हैं, इसके अलावा एस्पेक्ट्स नहीं देखते हैं, जबकि लोकेशन एक फैक्टर है। लोकेशन के अलावा आप वहाँ पे इम्यूनिटीज देखें, वहाँ पे देखें कि कमर्शियल एक्टिविटीज कितनी करीब हैं, वहाँ पे स्कूल्स कितने करीब हैं, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी करीब हैं, वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आप वहाँ पे ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से। लोग देखते हैं बस बुलेवार्ड का प्लॉट है जी, कॉर्नर बुलेवार्ड, बच्चे बाहर निकल रहे हैं ना गाड़ी बाहर निकल रही है, बस बुलेवार्ड पे वो रश। तो ये एक फैक्टर नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे, मतलब आप ये चीजें कंपैरिजन आपने करनी है कि ये चीजें देखनी है। जी तो व्यूअर्स, आज के सेशन को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। आई होप कि आज के सेशन में आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जो एक अवेयरनेस भी मिली होगी, एक आपका जो कम्प्लेक्सन है, एक माइंडसेट वो रियल एस्टेट के हवाले से आपका एक बिल्कुल चेंज हो गया होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशन। और सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।